आम ले लो, मीठे मीठे ताजे आम ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे ताजे आम ले लो, एकदम पीले पीले पके हुए आम ले लो। बिना किसी मिलावट का फल खाना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। अरे भैया 1 किलो आम कितने का दिया? भाई साहब 1 किलो आम है 70 रुपए का और 2 किलो है 125 के। आपको कितना चाहिए? पर भाई ये तो काफी महंगे हैं, गांव में तो इतने महंगे आम कोई नहीं बेचता। इससे अच्छा तो मैं शहर से ले लेता। लगता है किसी दूर गांव से आए हो। मेरे यहाँ के आम तो इतने के ही होते हैं। अगर आप बिना केमिकल के पकाए आम खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं तो केमिकल से पके आमों को खाना है तो आप अगल बगल के दुकानों से आम ले सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, मुझे 2 किलो आम दे दो। मोहन पूरे गांव में एक ही ऐसा इंसान था जो ईमानदारी से आमों को उगाता था। सबको इस बात की खबर थी कि मोहन के आम औरों के मुकाबले महंगे जरूर होते हैं, लेकिन केमिकल फ्री भी होते हैं। मोहन अपने आम के पेड़ों में प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला खाद ही डाला करता था। गांव में सबसे ज्यादा महंगे आम होने के बावजूद भी मोहन के आम बाजार में आते ही खत्म हो जाते थे। मोहन अपनी इस ईमानदारी और गांव के लोगों से मिले प्यार से बेहद खुश रहता था। एक दिन अकेला आम बेचते हुए मोहन सोच रहा था, शुरू में तो मुझे लगा था कि पता नहीं ईमानदारी के चक्कर में मेरी कमाई हो पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे अब लगता है कि ईमानदारी का रास्ता चुनकर मैंने अच्छा ही किया। केमिकल मिलाकर मैं भी जल्दी आमों को पका सकता था, पर मेरे ग्राहक मेरे लिए भगवान हैं। मैं उनके सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। फिर मुझ में और इन लोगों में क्या फर्क रह जाता? पता नहीं इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मोहिनी क्यों मुझसे नाराज रहती है। क्या सोच रहे हो भैया? जरा 2 किलो आम दे दो। मैं शहर से आई हूँ, सुना है आपके आम बिना किसी केमिकल के पकाए जाते हैं। पिछले साल शहर के पके आम खाकर मेरा बेटा बुरी तरह बीमार हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ऐसे ही आम खरीदूंगी जिसमें केमिकल का इस्तेमाल ना हुआ हो। तब तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं बहन जी। एक बार आम खा के देखिए, आप बार बार मेरे यहाँ आएंगी। फिर जब वो औरत आम खरीद कर वहाँ से चली जाती है तब मोहन मन ही मन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि आज तो वो अपने साथ हुई सारी बातों को मोहिनी से जाकर कहेगा। कुछ देर बाद ही शाम होने के बाद मोहन अपने घर पहुँच जाता है। घर में घुसते ही वो अपने साले को बैठा हुआ देखता है। क्या हाल है साले साहब? आपके आमों का धंधा कैसा चल रहा है? साले साहब के आम का धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुमने क्या किया आज? लोगों से इतना प्यार लेकर क्या करोगे? आज तो शहर से एक औरत मेरे यहाँ आम खरीदने आई थी। अब तो शहर के लोगों को भी पता चल चुका होगा कि कोई मोहन नाम का आदमी है जो बिना केमिकल के आमों को पकाता है। पहले तो गांव वाले ही मेरी ईमानदारी की इज्जत करते थे, लेकिन अब तो शहर के लोग भी मेरी इज्जत करने लग जाएंगे। एक गरीब आदमी को और क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ये गुड्डू से पूछो कितने पैसे कमाता है। तुम यही आम गांव में 70 रुपए के हिसाब से बेचते हो और ये यही आम 200 के हिसाब से शहर में बेचता है। मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, एक बार मेरी बात मान कर देखिए। जी जीजा जी, दीदी ने सही कहा। गांव में सामान बेचने का कोई फायदा नहीं होता, पर वही सामान अगर शहर में बेच दो तो दुगने पैसे मिलते हैं। आप भी कल से मेरे साथ शहर चलिए आम बेचने, तब देखिएगा कि कितना मुनाफा होगा। दोनों की बातें सुनने के बाद मोहन के मन में एक विचार आता है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। मैं अपने गांव के ग्राहक को तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता, पर हाँ, यहाँ मैं जितना आम बेचता हूँ उसका कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। तुम उसे शहर में बेच देना। जब मुझे लगने लगेगा कि शहर में ज्यादा मुनाफा है तो फिर मैं अपने गांव का काम बंद कर शहर ही आ जाऊंगा। चलिए ये उपाय भी ठीक है। मैं हर हफ्ते आपके पास बिके हुए आमों का पैसा लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन से ही मोहन गांव में आमों की बिक्री कम कर देता है। आधे से ज्यादा आम तो वो शहर भेज दिया करता। धीरे धीरे शहर के आमों से उसकी कमाई भी बढ़ने लगी थी। हर हफ्ते उसका साला उसे बिके हुए आमों के इतने पैसे दे देता जितने वो गांव में 1 महीने में कमाता था। कुछ समय बाद ज्यादा पैसों के लालच में आकर मोहन अब गांव में आम बेचना बंद करके अपना सारा व्यापार शहर में ले जाता है। देखा आपने मेरी बातों को मानने का नतीजा।
शहर के लोगों के पास बहुत पैसा होता है। वहाँ कोई भी सामान बेचने पर गांव के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा होता है। हाँ, तुम सही कह रही थी। अब तो मैं हर साल आम के समय शहर ही चला जाऊंगा। अगर मैं और ज्यादा आम उगाने में सफल रहा तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। फिर तो 3-4 महीने आम बेचकर पूरे साल आराम की जिंदगी कटेगी। मोहन अब और पैसों के लालच में अपने आमों को केमिकल से पकाना चालू कर देता है। ऊपर से ज्यादा आम के चक्कर में वो पेड़ों में भी रसायन का इस्तेमाल करने लगता है। कुछ महीनों में उसके पास पहले से 2 गुना आम हो जाते हैं। वो उन सारे आमों को अपने साले को शहर में बेचने के लिए दे देता है। जीजा जी, इस बार एक बड़े व्यापारी से आमों का ऑर्डर आया है। हाँ, ये सारे आम उसी के लिए हैं। ये तो पहला व्यापारी है। तुम आगे आगे देखो कि हमारे पास कितने व्यापारी आते हैं। गुड्डू सभी आमों को लेकर शहर के व्यापारी के पास पहुंच जाता है। इधर मोहन अचानक से हुई इतनी तरक्की देखकर काफी खुश था। अब उसके मन में भी केमिकल से आमों को जल्दी पकाने का तरीका हावी हो गया था। मगर उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। कुछ ही दिनों बाद गुड्डू सारा आम वापस लेकर मोहन के पास आ जाता है। क्या हुआ? सारा आम वापस लेकर क्यों आए? जीजा जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े बेईमान निकलेंगे। आपने सभी आमों को केमिकल से पकाया है। कई लोगों के बीमार होने के बाद व्यापारी ने सारे आमों को वापस कर दिया। आपने अपने आमों के चक्कर में मेरी नाक कटवा दी। अब तक तो शहर में आराम से ये बात फैल गई होगी कि मैं भी मिलावटी आम बेचने लग गया हूँ। आपने तो मेरे सारे ग्राहक भगा दिए जीजा जी। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो इन आमों के चक्कर में कितने पैसे लगा दिए थे। सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। अच्छा भला मैं गांव में ईमानदारी की जिंदगी जीकर खुश था। कुछ दिनों बाद मोहन वापस अपने गांव में आम बेचने का सिलसिला चालू कर देता है। लेकिन अब पहले की तरह उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे थे। अगल बगल की दुकानों में बिक्री जहां बढ़ गई थी, वहीं मोहन पूरे दिन खाली बैठा रहता था। अधिक और जल्दी पैसे के लालच ने मोहन को स्वार्थी बना दिया था। लेकिन वो भूल गया कि बेईमानी का असर कभी न कभी वापस आपके सारे काम खराब कर देता है। बहुत अच्छा। खूब मेहनत करो, खूब। ब्याज का पैसा भी तो चुकाना है। ध्यान है ना कि भूल गए? मालिक, सब याद है। जिसने उधार लिया है वो कभी नहीं भूलता। हाँ, बातें तो बड़ी बड़ी करता है। देखता हूँ इस बार समय से ब्याज चुकाता है या नहीं। मैं तुम गांव वालों से अपना ब्याज का पैसा लिए बिना मरने वाला नहीं हूँ। जानते हो ना, मेरा नाम अमर सिंह है, अमर सिंह। अमर सिंह गांव का जाना माना कंजूस था, जो गरीबों को ब्याज पर पैसा दे अपने घर का गुजारा करता था। मुंशी जी, इस बार मैं किसी का पैसा नहीं छोड़ने वाला। सब लेकर रहूंगा, सब कुछ लेकर। ये मतई कहाँ जा रहा है? जरा इससे पूछूं कि ये मेरे पैसे कब तक देगा। अरे कहाँ भाग रहा है? सुन, तूने जो मुझसे उधार लिया था वो पैसा कब तक देगा भाई? अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना? कौन से पैसे? मैंने आपसे जितने उधार लिए थे सब ब्याज समेत पहले ही चुकता कर चुका हूँ। अब मेरे पास आपकी कोई उधारी नहीं है। मेरा भाई शहर में काम करता है, मैं उससे पैसे मांगता हूँ। पैसे के मुंह ने अंधे के साथ साथ आपको पागल भी बना दिया है। देखा तुमने कितना बेशरम हो गया है ये। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। 4 पैसे क्या आने लग गए, पुरानी बातें भूल गया जब मेरे सामने गिड़गिड़ा कर पैसे मांगने आता था। सेठ जी, बात तो सही है। आपके दिमाग में पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। किसी को भी राह चलते टोकना अच्छा नहीं है। अगले दिन मुंशी के आने के बाद अमर सिंह उसे ब्याज का पैसा बढ़ाकर वसूलने के लिए कहता है। मुंशी जी, अब से ब्याज का पैसा बढ़ा दिया गया है। पहले के मुकाबले अब 50 रुपए ज्यादा ब्याज वसूलना है आपको। कितना कंजूस आदमी है। भगवान ने जितना दिया उससे चैन नहीं। इसी बीच मुंशी के गांव का एक आदमी अपने बच्चे और पत्नी के साथ अमर सिंह के यहाँ उधारी मांगने आता है।
मालिक मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है। बच्चे को इलाज के लिए शहर ले जाना है, बहुत जरूरी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मालिक, गांव के वैद्य ने बताया कि मेरे बेटे का इलाज शहर में ही संभव है। देखो, तुम्हारे बच्चे की बीमारी का इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा। इसको तो जितनी जल्दी शहर ले जा सकते हो ले जाओ। शहर? लेकिन वहां तो बहुत खर्चा आएगा। 1,000 रुपए में सारा काम हो जाएगा। सोचने में समय बर्बाद मत करो, जल्दी से जल्दी शहर जाने का उपाय करो। मालिक, इसीलिए आपके पास आया। आप अगर 1,000 रुपए दे देते तो जिंदगी भर आपका एहसान मानता। एहसान से घर नहीं चलता, पैसे से चलता है। तुम बस 1 महीने में ब्याज के पैसे दे देना, बाकी तुम चाहे जितने पैसे ले जाओ। मुंशी जी, इसे 850 रुपए दे दीजिए। मालिक, 850? हाँ, 850। ब्याज का पैसा पहले ही काट लिया जाता है। अब पैसे लो और समय से लौटाना मत भूलना, नहीं तो ब्याज बढ़ जाएगा। मुंशी से पैसे लेने के बाद वो आदमी अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। अमर सिंह भी कुछ देर आराम करने के लिए घर के अंदर जाता है। मुंशी जी, अब तो मैं चला आराम करने। अगर कोई उधारी लेने आए तो नए ब्याज के बारे में याद रखिएगा। अरे क्या चैन की नींद सोने जा रहे हैं? कैसे चैन से सो सकते हैं आप? इतने लोगों को उधार पैसे दे मनमाना ब्याज वसूलना गलत नहीं लगता? लोग पीठ पीछे कितनी बुराइयां करते हैं, कोई भी इज्जत नहीं करता आपकी। इतना अच्छा घर उसी ब्याज के पैसे से बना है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता, और इज्जत से पेट नहीं भरता, पर पैसे हो तो जरूर भरता है। यही तो बिजनेस है, तुम नहीं समझोगी। भला एक औरत क्या समझे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना। जिस दिन उधारी दो उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है। हर रोज ऐसा ही होना चाहिए। अरे सुनिए, दूध का समय हो गया है, जाकर ले आइए। मुंशी जी, सुना नहीं? जाइए, दूध लाने का समय हो गया है। सेठ जी, मैं अब कभी दूध लाने नहीं जा सकता। उस बेईमान आदमी से मेरी लड़ाई हो गई है। अब तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। इसी बहाने कोई मिल जाएगा तो उधार के पैसों की बातें भी हो जाएंगी। दूध का बर्तन ले अमर सिंह दूध वाले के पास पहुंच जाता है और 1 लीटर दूध ले पैसे देते हुए घर की ओर चल पड़ता है। मालिक, ये क्या है? आपने 30 रुपए दिए हैं। दूध का दाम तो 50 रुपए हो चुका है, पर पहले तो तुम 30 रुपए का ही देते थे। मालिक, ये दूध का दाम मैंने आपके लिए ही बढ़ाया है। कैसे दूसरों को लूट कर पैसे कमाए जाते हैं, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। अमर सिंह मुंशी के साथ बाजार से अपने घर का राशन खरीद कर आ रहा है। मुंशी के सर पर सामान है, वहीं अमर सिंह बैलगाड़ी में बैठा हुआ है। आज जितनी कमाई नहीं हुई उससे ज्यादा खर्चा हो गया। सेठ जी, मैं भी अगर बैलगाड़ी पर बैठ जाता तो थकान नहीं होती। अगर आपको इसमें बैठना है तो आधा पैसा देना पड़ेगा। मेरे पैसे से तो सिर्फ मैं ही इस पर बैठ कर जाऊंगा। मुंशी और अमर सिंह दोनों बात कर ही रहे थे कि इसी बीच नारियल के पेड़ से कुछ नारियल मुंशी के ऊपर तो कुछ अमर सिंह के पैर पर गिर जाते हैं। अरे, मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर। हाय, मेरा पैर, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, उठाओ मुझे। मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे अब तो। सुनो, जितने कम पैसे में हो उतने में काम कर दो। ये लो पैसे, जल्दी इलाज करो। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? अभी रुको। वैद्य अमर सिंह के पैर पर कुछ दूरी में पट्टी बांध देता है। ये क्या है? पैर तो घुटने तक टूटा है मेरा।
तूने इतनी ही पट्टी क्यों लगाई? 50 रुपए के हिसाब से इतना ही होगा। मैंने तुमसे ही सीखा है, जितना पैसा उतना इलाज। हे भगवान, ये सब क्या है? ये लो 200 रुपए और लो, पर मेरा इलाज अच्छे से कर दो। अपने पैर का इलाज करवाने के बाद अमर सिंह घर चला जाता है। वो मुंशी को पैसे के हिसाब के बारे में बता रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा पैर टूट गया लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे? नारियल तो तुम्हारे ऊपर भी गिरा था। मेरे सर पर राशन का सामान था, जिस वजह से मैं बच गया, नहीं तो आज मैं भी आपकी तरह लंगड़ा पड़ा रहता। क्या कहा? खैर छोड़ो ये सब। अब से कुछ दिनों तक पैसे का हिसाब तुम्हें ही देखना होगा। मुझे हर शाम तुम एक बार सारी खबर देना, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इतना सब हो गया, लेकिन पैसे का मोह अभी तक नहीं गया। मुझे ही इन्हें सुधारना होगा। जब तक ये नहीं सुधरते तब तक इन्हें कमरे में ही बंद रहना होगा। ये सब क्या कर रही हो? वैद्य ने बोला है कि जब तक आप सही नहीं हो जाते तब तक आपको बंद कमरे में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ये काम करो, मुझे खाना दो, काफी भूख लगी है, खाकर मैं सो जाता हूँ। यही सही मौका है इनको सबक सिखाने का। अमर सिंह की पत्नी खाने की जगह थाली में पैसे के नोट और सिक्के रख अमर सिंह को दे आती है। ये लीजिए, पेट भर खा लीजिए, आज तो आपका पसंदीदा खाना लेकर आई हूँ। ये क्या है? इसे मैं कैसे खा सकता हूँ? पैसे से पेट भरता है क्या? इतना अच्छा घर उसी ब्याज के पैसे से बना है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता, और इज्जत से पेट नहीं भरता, पर पैसे हो तो जरूर भरता है। मैं समझ गया। ये सब तुमने मुझे सबक सिखाने के लिए किया। आज पैसे हैं, मैं तब भी अपना पेट नहीं भर सकता। मुझे माफ कर दो। इस पैसे की अहमियत मैं समझ गया। मैंने जिसको भी ब्याज पर पैसा दिया है, उन सब का ब्याज अब माफ, बिल्कुल माफ। अपनी पत्नी के किए बर्ताव से अमर सिंह को सबक मिल चुका था। वो ठीक होते ही सबका ब्याज माफ कर देता है। अब तो गांव के लोग उसके व्यवहार को देख अमर सिंह की इज्जत करने लगे थे। गांव में करने के लिए कुछ बचा नहीं है। बाप के पास भी खेत नहीं है जो खेती कर लेता। अगर मैं पढ़ाई लिखाई भी कर लेता तो ऐसे आवारा नहीं घूम रहा होता। घर जाओ तो बाप के ताने, बाहर रहो तो गांव वालों के ताने। अब तो आदत ही हो गई है। चलो अब घर चला जाए, पिताजी से ताने सुनने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। चिंटू मोतीनगर गांव में रहता था। पढ़ा लिखा न होने की वजह से वो कहीं काम नहीं कर रहा था, जिस कारण से वो पूरे दिन अपने पिता से या तो गांव वालों से ताने सुनता रहता। सबके ताने से बचने के लिए आजकल वो अकेले ही नदी किनारे आकर बैठ जाया करता। कुछ देर बाद जब चिंटू अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता फिर उसे ताना मारने लगते हैं। खाना दे दूं बेटा? दे दीजिए पिताजी। निकम्मे, शर्म नहीं आती? ऊंट की तरह इतना बड़ा हो गया है और अभी भी बाप के पैसे पर मजे लूट रहा है। तो क्या करूं? आपके पास भी तो जमीन जायदाद नहीं है जो खेती भी कर लूं। अरे तो पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? जब पढ़ने लिखने की बारी थी तब तो मेरी बात मानता नहीं था। तब अगर मेरी बात सुन लेता तो ये हालत नहीं होती। आज का भी दिन निकला, कभी तो ऐसा दिन आए। पिताजी को भी सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। कम से कम अब तो बच्चों की तरह ना डांटे, मेरी भी कुछ इज्जत है। आवारा कुत्तों की कोई इज्जत नहीं होती बेटा, याद रखना। जब तक काम नहीं तब तक तेरे लिए कोई आराम नहीं। अरे बाप रे, सब सुन लिया। सो ही जाता हूँ, नहीं तो पूरी रात यही सब होगा मेरे साथ। गांव के जमींदार के यहाँ चोरी हो गई, बहुत बड़ी बात है। चौकीदार कुत्ते सबको चकमा देकर चोर ने कैसे चोरी की होगी मानना पड़ेगा। क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों? सुना नहीं? जमींदार के यहाँ चोरी हो गई है। अब तो समझो कि चोर की निकल पड़ी।
पूरे गांव को लूटकर बाबू साहब ने जो अपना घर बनाया था उसका बदला उस चोर ने ले लिया। अब तो वो 5 महीने काम भी नहीं करेगा, तब भी आराम से उसका गुजारा हो सकता है। इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं भी तो पूरा दिन खाली ही बैठा रहता हूँ, क्यों ना मैं भी यही सब करूं। खतरा है, लेकिन काम बनेगा तो कुछ महीने की आराम से छुट्टी। पर ये चोरी की कैसे जाती है? अगर मैं पकड़ा गया तो पहले छोटी मोटी चोरी करता हूँ, जब सब कुछ समझ आ जाएगा तो सीधा बड़ा हाथ मारूंगा। सारी बातें सोचने के बाद चिंटू रात को चुपचाप अपने घर से चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। ये घर काफी बड़ा है, यहाँ से तो पक्का मेरा भला हो जाएगा। क्या पता पहली चोरी से ही मेरी जिंदगी बदल जाए। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे अरे बाप रे, इतने बड़े घर में कुत्ते क्यों होते हैं? जब पहले ही दिन मैं कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या होगा राम जाने। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। कल दोबारा कहीं और कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। क्या करूं? कैसे उस चोर ने इतने बड़े जमींदार के घर में चोरी कर लिया? मैं अगर उसके साथ ही काम करता तो मेरा कितना फायदा होता। छोड़ो, अब ये सब बातें करने का कोई फायदा तो है नहीं। आज रात को फिर से नई कोशिश करूंगा। आज रात फिर से चिंटू बगल के गांव में चोरी करने के लिए निकलता है। एक घर के बाहर पहुंचकर चिंटू सोचता है, ये घर सही रहेगा। लगता नहीं कि यहाँ कुत्ता होगा। चिंटू बिना आवाज किए घर के अंदर पहुंच जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसके पैर से डंडा टकरा जाता है। कौन है? कौन है बाहर? अरे बाप रे, इससे पहले कि ये बाहर आए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो अच्छे से कुटाई हो जाएगी। बचना है तो भाग ले चिंटू। तुम कौन हो? क्या तुम भी उसी घर में चोरी करने गए थे जहां मैं गया था? हाँ, पर तुम कौन हो? नए हो क्या? हाँ, किसी से बताना मत। मैं भी तुम्हारे बारे में किसी से नहीं कहूँगा। आज मेरा दूसरा दिन था। आज तो तुमने मरवा ही दिया था मुझे। नए नए सारे चोर ऐसे ही होते हैं। अच्छा, कहीं तुम वही चोर तो नहीं जिसने मोतीपुर में जमींदार के यहाँ चोरी की थी? हाँ, मैं ही था वो। चोरी वैसे ही की जाती है, धीरे धीरे सीख जाओगे। मुझे अपने साथ रख लो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो सीख जाऊंगा। नहीं, मैं किसी के साथ काम नहीं करता, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं बच गया। ये सब बार बार नहीं झेल सकता। चाहे तो मुझे चोरी में से कम हिस्सा दे देना, लेकिन मुझे अपने साथ चोरी करने का मौका दे दो। ठीक है, लेकिन सारी प्लानिंग मेरी होगी। हम उसी हिसाब से चोरी करेंगे और तुम अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाओगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम जो भी बोलोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ फिर ठीक है, तुम कल मेरे अड्डे पर पहुंच जाना। पिताजी, आज आपकी किस्मत बदल जाएगी। आज के बाद आप मुझे कभी नहीं डांटेंगे। तो कोई सोना चांदी लाकर देगा मुझे? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अरे जा जा, बड़ा आया, बाप से मजाक करता है। आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होने वाला है। आज की चोरी के बाद 5 महीने की छुट्टी। बाप रे, इतना शानदार घर। पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। घर तो बहुत शानदार है तुम्हारा। चलो अब काम की बात सुनो। बगल वाले गांव में एक मंदिर है, हम वहां चोरी करेंगे, वो भी आज ही, कुछ देर बाद। मंदिर में चोरी? अरे बाप रे, भगवान के घर चोरी कैसे? अब इस काम में घुसे हो तो ये सब भूल जाओ। दिन में इसीलिए चोरी करनी पड़ेगी क्योंकि रात को पुजारी मंदिर में ही सोता है। वो सिर्फ दोपहर के समय ही अपने घर आराम करने के लिए जाता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस मेरा साथ देना है। मंदिर से सारा सामान मैं उठाऊंगा, तुम बस निगरानी करना। काम होते ही चुपचाप वहां से निकल लेंगे। ठीक है, सब समझ गया।
दोपहर होते ही चिंटू और जग्गा मंदिर के बाहर पहुंच जाते हैं। कुछ ही समय के बाद पुजारी जैसे ही मंदिर से निकलता है वैसे ही दोनों मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। आज यहीं आराम कर लेता हूं, घर जाने में काफी समय लग जाता है। मैं सारा सामान निकालता हूं, तुम चारों तरफ नजर रखो। जग्गा चिंटू को बोलकर अंदर चोरी करने चला जाता है। इधर चिंटू बाहर लोगों पर ध्यान दे रहा था। जैसे ही उसका ध्यान जग्गा की तरफ जाता है तो वो उसको मंदिर से कीमती सामान चतुराई से चोरी करते हुए देखकर हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, ओह, ये तो बड़ा शातिर चोर है, ये तो इतनी जल्दी चोरी करके आ गया। चलो, हो गया काम। बेवकूफ, ऐसे चोरी की जाती है। तुम चलो, मैं भगवान से माफी मांग कर आता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं तो चला, तुम मांगते रहो माफी। माफी मांगना तो बहाना था, मैं तो ये घंटी चुराने के लिए रुक गया हूँ। घर पहुँचने के बाद जब ये मैं जग्गा को दिखाऊंगा तो वो मुझे शाबाशी देगा, तब उसको पता चलेगा कि मैं किस खेत की मूली हूँ। निकल। हो गया, हो गया काम। अब आराम से यहाँ से निकल जाता हूँ, वैसे भी कोई तो है नहीं। अरे ये क्या, मैं तो भूल ही गया था कि ये आवाज करेगी। अरे कौन पागल दोपहर को इतनी घंटी बजा रहा है? अरे घंटी तो इसके पास है। चोर कहीं का, चोर चोर चोर, पकड़ो चोर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पंडित की आवाज लगाते ही गांव वाले मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और जग्गा और चिंटू की अच्छे से पिटाई कर देते हैं। कुछ देर बाद, उल्लू कहीं के, तुम्हें घंटी चुरा कर लाने के लिए किसने कहा था? मैंने तो सोचा तुम खुश हो जाओगे, पता नहीं ये पंडित कहाँ से आ गया। ओह, इस कमीने की वजह से मेरी हड्डी पसली टूट गई। बेटा पूरी जिंदगी ऐसे ही निकालेगा क्या? लोगों को ठगना क्या अच्छी बात है? पता है ना कितनी बद्दुआएं मिलती होंगी तुझे, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा। जब कर्म ही बुरे होंगे तो फल क्या अच्छा मिलेगा? माँ, क्यों इतना चिंता करती हो? आज के बाद सारी चिंता दूर हो जाएगी तुम्हारी। ये आखिरी बार होगा जब मैं ठगी का काम करने जा रहा हूँ। शहर जाकर ऐसा हाथ मारूंगा कि 7 पुश्ते बैठ कर खाएंगी, देख लेना। तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है। शहर के लोग कितने चालू होते हैं नहीं जानता। अब तेरी मर्जी है, तुझे जो करना है कर। माँ से बात करने के बाद दयाराम शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर से कुछ लोगों को ठगने के बाद अगले दिन जब वो अपने गांव वापस आ रहा था तब शहर के लोग दिमाग वाले होते हैं। किस बेवकूफ ने ये बात कही थी? आखिर ठगी का मजा ही कुछ और है। एक बार दिमाग लगाओ और चैन से साल भर बैठकर खाओ। आह, काफी थक गया, यहाँ बैठना सही रहेगा। कुछ देर आराम कर लेता हूँ। इसके पास तो काफी सारा सामान है, लगता है अच्छे खासे पैसे लेकर घूम रहा है। इसको ठगने का कुछ उपाय ढूंढता हूँ। आवाज बदलकर ही काम चलाना पड़ेगा। बेटा बेटा बेटा, तुम मिल गए। खाने पीने के लिए कुछ दे दो बेटा। घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, काफी दिनों से भूखा हूँ। मेरी मदद करो, मना मत करना बेटा। देखो मेरी मदद करो, भगवान तरक्की देगा तुम्हें। अपनी पोटली में से कुछ तो निकालो बेटा खाने के लिए। अब जैसे ही ये पोटली खोलेगा वैसे ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। पर चाचा, इसमें तो खाद है। मैं शहर से खाद लेकर आया हूँ। सुना है कि इससे फसल अच्छे हो जाते हैं। खाने का जुगाड़ तो मेरे पास नहीं है। बेटा कुछ तो करो, कहीं से भी मदद करो। ऐसी हालत में कहाँ जाऊं?
सही से चल भी नहीं सकता। क्या करूं, ये बूढ़ा आराम करने के समय ही आ गया। टोटली छोड़कर कहीं से इसके लिए कुछ ला भी नहीं सकता। इतने पैसे जो पड़े हैं इसमें। क्या सोचा बेटा, भूखे की मदद करने में भी इतना सोचना पड़ रहा है आजकल के नौजवान। हे भगवान। अच्छा आप ही बताइए मैं क्या करूं, मेरे पास तो खाना है नहीं। बेटा पीछे वाले जंगल से कुछ फल तोड़ कर ला दो, कम से कम उसी से भूख मिट जाएगी। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। कोई बात नहीं, बूढ़ा है, सही से तो चल नहीं पाता। सामान लेकर भागेगा भी तो कहाँ जाएगा। चलो मदद कर ही देता हूँ। दयाराम जैसे ही जंगल की तरफ बढ़ता है, बूढ़ा उसका सामान लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वापस आने के बाद दयाराम अपना सामान ना देखकर हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये बुढ़ा तो बड़ा शातिर था। मेरा सारा कीमती सामान और पैसे लेकर भाग गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी कम नहीं हूँ। इसके तो अब छक्के छुड़ा कर ही दम लूंगा। दूसरी तरफ बूढ़ा ठग अपनी पत्नी को ठगी किए गए सामान के बारे में बता रहा था। भाग्यवान, आज मैंने एक बेवकूफ का सारा माल अपनी चतुराई से हड़प लिया। बस भाग्यवान, ये आखिरी बार है। आज के बाद ठगी से छुट्टी। तुम एक बार और मेरी मदद कर दो बस। मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली। हे भगवान, किस आदमी से पाला पड़ा दिया तूने। जवानी से बुढ़ापे तक इसकी ठगी को झेलती आई हूँ। इस बार मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा जी। हाँ, पहले ही बता देती हूँ। अच्छा एक बार मेरी बात आराम से तो सुन लो। ठीक है, बताइए। इससे पहले भी मैं कई बार लोगों को ठगने के बाद अपने गौशाला में छुप जाता था। इस बार भी वैसा ही करूंगा। बेचारा दयाराम मुंह लटकाए हुए मुझे खोजता तुम्हारे पास आएगा और तुम उसे किसी बहाने से भगा देना। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही आता जाता रहेगा, फिर एक दिन थक कर आना बंद। उसके बाद सारे पैसे और हीरे जवाहरात हमारे। पर आपने सामान छुपाया कहाँ है, ये तो बताइए। वो सब सही समय आने पर तुम्हें बता दूंगा। तुम बस कुछ दिनों के लिए हर रात मुझे खाना देने गौशाला आ जाना। दयाराम अब अपने घर जाने की बजाय बूढ़े ठग को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर तक आसपास के गांव में पूछने के बाद उसे बूढ़े के घर का पता मिल जाता है। अच्छा, तो ये घर है। लोगों को ठग कर चैन से घर में छुप कर बैठा है। अब इसे पता चलेगा कि इसने किससे पंगा लिया है। इधर दयाराम मन ही मन अपना सामान वापस लेने के तरीके सोचता रहता है। कुछ दिनों तक इस बूढ़े पर चुपचाप नजर गड़ाए रखता हूँ। अगर इसने आसपास में पोटली छुपाई होगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा। कुछ दिनों तक दयाराम बैठे बैठे बूढ़े ठग की राह देखता रहता है, लेकिन उसे बूढ़ा ठग एक बार भी दिखाई नहीं देता। एक रात कई दिन हो गए, ये बूढ़ा बाहर ही नहीं दिखा। इसकी बीवी ये पोटली इतने रात को किसके पास ले जा रही है, देखना पड़ेगा। दयाराम छुपते छुपते बूढ़े ठग की पत्नी का पीछा करता है, तो कुछ ही दूरी पर वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने पति को गौशाला की खिड़की से खाने की पोटली दे रही थी। ये लीजिए जी, आपका खाना। अच्छा, तो ये बूढ़ा यहाँ छुप के बैठा है। अब देखो कैसे इसकी नानी याद दिलाता हूँ। आज चैन से सो ले बुढ़ाऊ, कल से तो तेरी नींद हराम होने वाली है। अगली रात को बूढ़े ठग की पत्नी खाना लेकर आती, इससे पहले ही ठग कुछ रोटी एक पोटली में बांधकर गौशाला की तरफ निकल पड़ता है। आवाज बदलकर बात करनी पड़ेगी। आज देखो इसको मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। ये लीजिए जी, आपका खाना। हाँ, ये बिल्कुल सही काम कर जाएगा। कुछ ही देर में दयाराम गौशाला की खिड़की के पास पहुंच जाता है और बूढ़े ठग को बोलता है, ये लीजिए जी, आपका खाना। ये क्या है, आज इतनी जल्दी और सिर्फ रोटियां ही लेकर आई हो मेरे लिए? इसे मैं किसके साथ खाऊं अब? घर में कुछ है ही कहाँ, सिर्फ आटा बचा है। आप ऐसे छुपकर बैठे रहेंगे तो राशन कहाँ से आएगा? मेरे पास जो था मैंने वो आपको दे दिया, बस। अच्छा सुनो, अब सही समय आ गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने दयाराम से जो सोना और पैसे लूटे थे वो कहाँ है। हमारे घर के बगल वाले तालाब में। जिस खूंटी से नाव बंधा है उसी से मैंने उस सोने को एक बक्से में बांधकर पानी के अंदर डाल दिया।
ठीक है, मैं कुछ उपाय करती हूँ। बूढ़े ठग की सारी बातें सुनने के बाद दयाराम तालाब के पास पहुँच जाता है। अब पता लगेगा बुढ़े की सबसे बड़ा ठग कौन है। धीरे धीरे करके दयाराम लकड़ी का बक्सा पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे उठाकर वहां से अपने घर की तरफ चल देता है। यहाँ दूसरी तरफ, ये लीजिए आपका खाना। फिर से खाना भाग्यवान, इतना प्यार। पैसे मिलने के बाद ही औरतें प्यार जताती हैं। कैसा पैसा? और क्या दोबारा खाने की बात कर रहे हो? मैं तो अभी आई हूँ। हे भगवान, तू वो दयाराम था। अरे बाप रे, मैं इतना पुराना ठग, आज तक मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर पाया, लेकिन इसने तो उल्टा मुझे ही ठग लिया। ये तो मुझसे भी बड़ा ठग निकला। मलिकपुर गांव में मजनू नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो पूरे दिन खेतों में मेहनत करता। एक दिन मजनू की छोटी बहन अपने बेटे के साथ उसके घर आती है। भैया, मैं इससे परेशान आ चुकी हूँ। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसका काम ही है पूरे दिन खाना और आराम करना। भला ऐसा रहा तो आगे चलकर ये क्या कर पाएगा? दुनिया इतनी जल्दी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये कोई काम करने का नाम ही नहीं लेता। अरे डमरू, तू पूरे दिन खाता ही है, कोई काम क्यों नहीं करता? क्या करूं, पूरे शरीर में तो सबसे बड़ा पेट होता है ना, तो इसको भरने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। देखा देखा भैया, ये ना ऐसे ही जवाब देता है। एक नंबर का बदतमीज हो गया है। अब तो आप ही इसे सुधार सकते हैं। कुछ दिन ये आपके पास रहेगा। जब ये सुधर जाए तब मैं आकर इसे ले जाऊंगी। वैसे भी यहाँ दुनिया भर का काम होता है, अब से सब यही करेगा। मजनू की बहन माला डमरू को छोड़ अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ मजनू भी खेत पर काम करने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस घर पर दोपहर का खाना खाने आता है, तब माँ जरा जल्दी से खाना दे दो, आज खेत पर बहुत काम है। अभी लाई बेटा। मजनू की माँ खाना लाने चूल्हे के पास जाती हैं, तो देखती हैं कि सारे बर्तन बिखरे हुए हैं और खाली पड़े हैं। वो गुस्से में आवाज लगाते हुए मजनू को बुलाती है। मजनू बेटा, यहाँ देख क्या हुआ। क्या हुआ? अरे ये सब क्या है? सारे बर्तन खाली हैं, खाना कहाँ गया? अब मैं खाऊंगा क्या? कहाँ जाएगा खाना? इसी डमरू ने खा लिया होगा। चैन की नींद सो रहा है बगल वाले कमरे में। मजनू दूसरे कमरे में सोए डमरू को उठाता है और उससे खाने के बारे में पूछने लगता है। अरे उठ डमरू, ये सारा खाना तुमने खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगा? सुबह से भूख लगी थी तो क्या करता, मुझे जो दिखा मैंने खा लिया। अब मुझे नींद आ रही है, चैन से सोने दो। हे भगवान, कितना झूठा है ये। सुबह से 2 बार खा चुका है, फिर भी इसको भूख लगी थी। ऐसा लगता है मानो 7 जन्म का भूखा हो। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, मैं अब सीधे रात का ही खाना खाऊंगा। मुझे बहुत काम है, मैं खेत पर जा रहा हूँ। मजनू खेत पर चला जाता है। अच्छा सुन, बाजार से जाकर कुछ हरी सब्जियाँ ले आ। आज रात मैं कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आहा, जल्दी से पैसे दीजिए, मैं भागकर जाता हूँ। ये ले पैसे, और देरी मत करना, जल्दी आना। जितनी जल्दी खाना बनेगा उतनी जल्दी मेरा बेटा खाना खा लेगा। सुबह से ही भूखा है। जा, अब जल्दी जा। डमरू पैसे लेकर बाजार में सब्जी खरीदने निकल पड़ता है। सब्जी की दुकान के पास ही उसे एक समोसे वाला स्वादिष्ट समोसे बनाते हुए दिखता है, जिसे देख डमरू अपने आप को रोक नहीं पाता। अरे चाचा, ये समोसे कितने के हैं? आहा, समोसे एक बार जो खाए वो बार बार आए, कभी इसका स्वाद भूल न पाए। 10 रुपए के बेटा, मात्र 10 रुपए के। कितने दूं? बहुत ही स्वादिष्ट हैं, पूरे बाजार में इस छोटू समोसे वाले का बोलबाला है। कितने दूं जल्दी बता। अरे जब से आया हूँ बोले ही जा रहे हो, मुझे बोलने का मौका दोगे तभी तो बताऊंगा। दो दे दो। ये ले 2 समोसे। अब ला मोटू, जल्दी से 20 रुपया दे दे।
डमरू को समोसे इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि वो छोटू के सारे समोसे खत्म कर देता है। अरे बाप रे, ये मोटा तो लगता है जन्म से भूखा है। ऐ मोटे, ला 200 रुपए दे। तूने मेरा सारा समोसा ही खत्म कर दिया। घर पे खाना नहीं मिलता क्या? डमरू छोटे समोसे वाले को 200 रुपए की जगह 150 रुपए ही देता है। ऐ हाथी के बच्चे, ये क्या है? समोसे खाए 200 के और दे रहा है सिर्फ 150 रुपया। 50 रुपए कौन देगा? मेरा मामू, मेरे पास इतने ही है, बाकी बचे 50 रुपए की सब्जी भी लेनी है। तुम मेरे घर आकर बचे पैसे ले लेना। तेरा मामू है कौन? मजनू। बचे 50 रुपए से डमरू कुछ हरी सब्जियां खरीद ले आता है। कम सब्जी देखते ही मजनू की माँ गुस्सा हो जाती है। ये क्या है, 200 रुपए की सिर्फ इतनी सब्जी? अब तक तो टमाटर के दाम ही आसमान छू रहे थे, अब ये हरी सब्जियां भी इतनी जल्दी महंगी हो गईं। नहीं नहीं, सब्जी तो मैं 50 रुपए की लाया हूँ और 200 रुपए के मैंने समोसे खा लिए। आहा, बड़े ही स्वादिष्ट समोसे थे। मैंने तो सोचा कि आपके लिए भी ले आऊं, लेकिन दुकान वाले के पास सिर्फ 20 समोसे थे जो कि मैंने खा लिए। इसी बीच छोटू अपने समोसे का बचा पैसा लेने आ जाता है। डमरू और माँ घर के बाहर आते हैं। तब तक मजनू भी खेत से काम कर वापस आ जाता है। क्या हुआ छोटू भाई? अरे ये तुम्हारे भांजे ने मेरे दुकान से 20 समोसे खाए थे, जिसके 200 रुपए हुए। इसने मुझे सिर्फ 150 रुपया ही दिया, तो मैं बचे 50 रुपए लेने आया हूँ। लाओ जल्दी पैसे दे दो, मुझे कल के लिए समोसे भी तैयार करने हैं। 50 रुपए तो मेरे आधे दिन की कमाई है। इतने समोसे कैसे खा गया ये? मेरी बहन ने भी किस बला को मेरे सिर बांध दिया। मजनू छोटू को पैसे दे देता है, जिसके बाद छोटू वहाँ से चला जाता है। अब मजनू डमरू के खाने की आदत को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है। इसे किसी भी तरीके से सुधारना ही होगा, नहीं तो ये पूरा घर ही चट कर जाएगा। 7 जन्म का भूखा पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया। गांव के एक वैद्य के पास जाकर मजनू अपनी सारी समस्या के बारे में बताता है। आपके पास तो हर बीमारी का इलाज है, तो जरा मेरे भांजे का भी कोई इलाज कर दीजिए। उसकी भूख तो खत्म होती ही नहीं है। वैद्य मजनू को 2 पुड़िया देता है। ये दोनों पुड़िया का इस्तेमाल करके तुम उसके खाने की आदत को छुड़ा सकते हो। इधर मजनू के घर पर उसका पड़ोसी श्याम डमरू को गांव में खाने की प्रतियोगिता के बारे में बताने आता है। अरे मोटू, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। आज गांव में सेठ के यहाँ खाने की प्रतियोगिता होने वाली है। तू वहाँ जी भर कर खा सकता है और तुझे तो कोई रोकने वाला भी नहीं रहेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चल जल्दी चल, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आने लगा। आज तो जी भर कर खाऊंगा। भगवान तेरा भला हो। अब मैं सबको अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। डमरू श्याम के साथ सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। उसके आसपास गांव के लोग भी जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे वो बैठ जाते हैं। एक एक कर सबके आगे खाने की थाली रखी जाती है। भाइयों, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। इसी खुशी में हमने ये दावत रखी है। आप में से जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। वाह वाह, डबल फायदा, खाना भी और पैसा भी। सेठ की बात खत्म होते ही डमरू खाने पर टूट पड़ता है। कुछ देर बाद उसके अगल बगल के लोग धीरे धीरे हार मानने लगते हैं। अब सिर्फ डमरू और गांव का मोटा धनिया बचा था। दोनों अभी तक खाने के पीछे पड़े हुए थे। अरे बाप रे, ये दोनों तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे। खाना भी धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आखिरकार मोटा धनिया डमरू के आगे हार मान जाता है, लेकिन डमरू अभी भी खाने से उठने के मूड में नहीं था। रसोई में खाना भी खत्म होने की कगार पर ही था। मजनू डमरू को सबके सामने खाते हुए देख सर पीटने लगता है। आय हाय, ये तो सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा के रहेगा। अरे कोई कुछ करो, नहीं तो ये मोटा पूरा खाना खत्म करके ही मानेगा। मजनू रसोई में जा वैद्य के दिए पुड़िया में से दवाई मिठाई पर छिड़क कर डमरू को खिलाने ले जाता है। ये ले डमरू, इसे खा ले, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। लाइए लाइए, बहुत भूख लगी है। मिठाई का निवाला मुंह में डालते ही डमरू के पेट में दर्द होने लगता है। पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं खा पाऊंगा, अब नहीं खा पाऊंगा।
बाप रे, आज तो मेरे घर का सारा खाना ही खत्म हो जाता। कहाँ से उठा लाया इसे। ये लो, शर्त के अनुसार प्रतियोगिता इसने ही जीती है। ये रहा इसका इनाम। अब डमरू और मजनू घर पर। मामू, मेरे पेट में तो अभी भी दर्द हो रहा है। मैंने बहुत खा लिया, मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था। आए मर गया मेरा पेट। ये ले, ये दवाई खा ले, सब ठीक हो जाएगा। हिसाब से खाया करो। कई बार ज्यादा खाते हुए देख लोग नजर भी लगा देते हैं। इसीलिए कम खाओ पर अच्छे से खाओ, शरीर को उसी से फायदा मिलता है। कुछ देर बाद डमरू। मामू, अब सब ठीक है। मैं बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अब मैं कभी ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सुधर गए। उससे अच्छा क्या हो सकता है। अगले दिन डमरू की माँ उसे अपने घर ले जाने के लिए आती है। भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो पहले ही इसे आपके यहाँ लेकर आ जाना चाहिए था। इतनी जल्दी आपने इसे सुधार दिया।